नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। क्या एक इंसान 2500 साल पुराने मोनार्कियल सिस्टम को खत्म करने की ताकत रखता है? क्या एक रिलीजियस लीडर जिसे देश से निकाल दिया गया हो वापस आकर एक पूरे राष्ट्र का ध्यान, धर्म और डायरेक्शन बदलने की ताकत रखता है? आज का ईरान जहां पर हिजाब मैंडेटरी हो चुका है, जहां पर रिलीजियस पुलिसिंग होता है, सिर्फ 60 साल पहले तक ही वो एक मॉडर्न वेस्टर्नाइज सोसाइटी था। लेकिन हर मॉडर्नाइजेशन के नीचे एक सप्रेशन की कहानी भी होती है और ईरान की कहानी एक ग्रेजुअल एक्सप्लोजन थी जो 1979 के एक घटनाक्रम के वजह से हुई। और आज इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों हम इन्हीं घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जिससे हम ये समझेंगे कि आज ईरान इतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स क्लर्जिकल क्यों है और कैसे एक व्यक्ति ने 2500 साल पुरानी मोनार्कियल सिस्टम और जो चीजें प्रेवालेंट थी ईरान के अंदर उसे बदल दिया और आज का ईरान ऐसा क्यों बना। तो 1950s के समय पे ईरान जो था इट वाज रूल्ड बाय द शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी। ये वहां के एब्सोल्यूट मोनार्क थे। उनका विजन था कि वो ईरान को एक वेस्टर्नाइज्ड कंट्री के अंदर बनाना चाहते थे। मतलब वहां पर सबको अधिकार मिलने चाहिए, लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीजें बननी चाहिए। लेकिन ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद आप कुछ ऐसे इमेजेस देखने को आपको मिलेंगे जो कि 1979 में हुआ और प्री 1979 में आपको ये इमेजेस देखने को मिलेंगे जहां पर जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पूर्ण रूप से अधिकार दिए गए थे। तो मोहम्मद रजा पहलवी का ये एक आइडियोलॉजी था कि उन्हें ईरान को वेस्टर्न लाइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन के ऊपर लेके जाना था, जिसके अंदर मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान के अंदर मॉल्स, वुमेन को अधिकार, एजुकेशन, इंग्लिश स्कूल्स, वुमेन राइट टू ड्रेसिंग, ये सब चीजें वहां पर करना शुरू किया 1950s के दशक में। लेकिन जैसे ये एक तरफ ईरान के ये चीज कर रहे थे, ईरान के दूसरी तरफ जो था पॉवर्टी था, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट था और वो इस लेवल से बढ़ रहा था कि ऐसा माना जा रहा था कि सिर्फ जो इलाइट लोग हैं ईरान के, बस उन्हीं को ये सारे मॉडर्नाइजेशन के बेनिफिट्स मिल रहे थे। और लोगों को अब ये लगने लग चुका था कि ईरान के अंदर जो भी ये मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है वो सिर्फ इन्हीं कुछ इलाइट सेगमेंट के लिए है और मोनार्की जो है वो हमारे लिए नहीं है, हम गरीबों के लिए नहीं है। इसी पर्टिकुलर टाइम पे क्योंकि वर्ल्ड के अंदर वहां पर इलेक्शंस वगैरह की कहानियां शुरू होती है, उसी टाइम पे ईरान के अंदर भी इलेक्शंस करी जाती है। और जब ईरान के अंदर इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे एक व्यक्ति जो थे दैट इज द मोहम्मद मोसद्देकी, इनका प्राइम मिनिस्टर के तहत ये नियुक्त होते हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर के तहत नियुक्त होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये एक डिसीजन लेते हैं कि जो भी ऑयल ईरान, ये ऑयल बनाने वाला ऑयल यहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। तो ईरान जो है उसका जो भी ऑयल था पहले अंडर द शाह रेजिम, क्योंकि वो वेस्टर्न, वो प्रो वेस्टर्न व्यक्ति थे, तो जो भी ईरान का ऑयल था ना वो अमेरिकन और ब्रिटिश ऑयल कंपनीज लेके चले जाते थे सस्ते दामों पे। और यहां पर करप्शन बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से जो भी सेलिंग ऑफ ऑयल से पैसा आता था वो शाह पल्लवी जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के अंदर लगा देते थे और अपने खुद के पर्सनल वेल्थ बढ़ाने के लिए लगा देते थे और इलाइट लोगों को देते थे। तो ये चीज ना हो और ईरान के ऑयल का पैसा ईरान के लोगों तक जाए, इसके लिए मोहम्मद मोसद्देकी ने एक डिसीजन लिया कि जो भी ऑयल कंपनीज हैं, जो भी ऑयल है ना ईरान का, उसको नेशनलाइज किया जाए। और यहां पर MI6 और जो CIA है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनको ये चीज बुरी लग गई, जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑयल वाज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेकिंग मनी। तो यहां पर उन्हें वो पैसा अपना डूबता हुआ दिख रहा था। इसीलिए MI6 और CIA ने क्या किया, और CIA ने ऑफिशियली बोल भी दिया ये चीज को कि हमने यहां पे कूप करवाया। CIA ने क्या किया यहाँ पे कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोसद्देकी के खिलाफ यहाँ पे कॉन्स्पिरेसीज करवाए और इनकी जो सरकार थी उसको हटा के वापस से जो शाह हैं, शाह को यहाँ पे बिठा दिया। और शाह का यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ गया अगेन टू द वेस्टर्नर्स, और ये इन्होंने और ज्यादा ईरान को वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सट्रैक्शन के लिए खोल दिया। अब
इसको पता चल चुका था कि जो ईरान के अंदर लोग हैं ना वो इसके खिलाफ जा रहे हैं। सो आफ्टर दैट इसने क्या किया, इसने इन लोगों को, इन प्रोटेस्टर्स को जो इनके खिलाफ थे, जैसे पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स हो गए एंड ऑल दीज प्रोटेस्टर्स हो गए, इन सारे लोगों को कर्ब करने के लिए कुछ ऐसे चीजें लेके आए जिससे लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका था। और लोगों को ये सब डिसीजंस की वजह से अब लग चुका था कि जो शाह है, शाह मोहम्मद रजा पहलवी है, वो वेस्टर्न लोगों का एक पपेट बन चुका था और सिर्फ वो वेस्ट के इंटरेस्ट के लिए ही काम कर रहा था, ना कि ईरानियन इंटरेस्ट के लिए काम कर चुका था। इसकी वजह से मोनार्की के ऊपर पूरा जो इनका जो ध्यान था, उसके ऊपर से जो विश्वास था वो उठ चुका था। और जैसे ही शाह के पास यहाँ पे पावर आया, शाह ने क्या किया, यहाँ पे शाह ने एक पुलिसिंग एजेंसी शुरू की जिसका नाम था सावक। ये सावक, ये चिन्ह था सावक का। सावक ये एक सीक्रेट पुलिस थी जिसको यूएसए और इजराइल और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज ने यहाँ पे हेल्प की और इसको बनाया। और इसके अंदर जो भी शाह के अपोनेंट्स थे, इस सीक्रेट पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उन लोगों को ऐसे टॉर्चर किया। आज के समय में भी ईरान वो 40-50 साल पहले जो टॉर्चर किया गया था उससे उभरा नहीं है। इतने खराब लेवल के टॉर्चर्स किए जाते थे। जो भी सावक था, जिसके ऊपर भी इन्हें डाउट होता था, ये लोग उसे उठा लेते थे, टॉर्चर करते थे ताकि कोई भी डिसिडेंट्स ना हो यहाँ पे। और ये जो रिप्रेशंस हो रहे थे, टॉर्चर्स हो रहे थे, इन टॉर्चर्स की वजह से क्या हो गया कि दीज पीपल, द पीपल, कॉमन पीपल अगेन वो शाह के खिलाफ यहाँ पे होने लग गए और उनके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा था। इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये ऑपरेशंस किए जा रहे थे, ये व्यक्ति उस टाइम पे उभर के आते हैं जो शाह के खिलाफ आवाज उठाते हैं एंड शाह ने यहाँ पे इनको भी अरेस्ट करवा लिया। इनका नाम था अयतोल्ला खोमेनी। अयतोल्ला खोमेनी ये एक क्लरिकल व्यक्ति थे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात करते थे। और शाह ने जो व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत करी थी, जिसके अंदर ये वुमेन को, व्हाइट रेवोल्यूशन बेसिकली ये था जिसके अंदर महिलाओं को राइट्स दिए जाते थे, ड्रेसिंग राइट्स दिए जाते थे, एजुकेशन दी जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट होते थे एंड जो पूरे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को अयतोल्ला खोमेनी के हिसाब से जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को डाइल्यूट करते थे और जो प्रो वेस्टर्न चीजें हो रही थी उसके ऊपर। तो अयतोल्ला खोमेनी जब वो अराइज हुए तो उन्होंने ये सारी चीजें जो शाह कर रहे थे उसके खिलाफ बातें करनी शुरू करी। अयतोल्ला खोमेनी को अरेस्ट कर लिया गया बाय द शाह एंड देन उन्हें देश निकाला कर दिया गया। तो पहले अयतोल्ला खोमेनी को एग्जाइल जब भेजा गया तो वो टर्की गए, टर्की के बाद वो इराक गए और फाइनली फ्रांस में जाके रह गए। फ्रांस से भी उन्होंने अपनी जो रेवोल्यूशन है उसको बंद नहीं किया, दूर रहकर भी उन्होंने अपने टेप्स, रिकॉर्डिंग्स वगैरह से अपनी बातें अपने ईरान के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया एंड उनकी बातें सुन के लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। और इसी गुस्से के कारण फाइनली क्या होता है, लोगों के अंदर जो है ना गुस्सा अब प्रोटेस्ट और रिवोल्ट के अंदर आते जा रहा था। उसी टाइम पे क्या होता है कि जो अयतोल्ला खोमेनी है वो हकीकत के बारे में भी बात करते हैं। शाह जो थे, शाह रजा पहलवी, उनके पास 11 से भी ज्यादा पैलेसेस थे और हर एक पैलेस में बेशुमार पैसा था। इतना पैसा कि सोना चांदी जवारात से बना हुआ ये पैलेस, जहां पर एक तरफ शाह एकदम शानो शौकत से रहते थे और दूसरी तरफ ईरान के अंदर गरीबी, भुखमरी चली हुई थी। और यहाँ पे इतना डिवाइडेड सोसाइटी था कि जो गरीब लोग थे, जिनकी आबादी बहुत ज्यादा थी, वो लोग अयतोल्ला खोमेनी की भाषण सुनते सुनते उनको और ज्यादा गुस्सा आने लग गया इनके ऊपर। तो यहां पर अब क्या होता है कि जब पानी सिर से ऊपर चले गया तो 1978 में इन लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहां पर प्रोटेस्ट करना शुरू किया तेहरान के अंदर। और जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो शाह ने ऑर्डर कर दिया अपने आर्मी और सीक्रेट पुलिस को कि तुम ओपन फायर कर दो, और उसके अंदर 100 लोगों की मृत्यु हो गई। और जब 100 लोगों की मृत्यु हो गई तो इस लेवल का रेवोल्यूशन उभर के आया कि शाह को लगा कि अब मेरा टाइम आ चुका है, तो शाह ने वहां से वो भाग गए। और जब शाह भागे तो वहां पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ और तब जाके अयतोल्ला खोमेनी वापस आते हैं फ्रांस से। और जैसे ही वो हवाई अड्डे पे आते हैं,
10 लाख लोग यहां पर उनकी स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। यहां पर इतनी भीड़ थी कि इनको यहां से पैलेस की तरफ जो हेलीकॉप्टर में लेके जाना पड़ा था, इस लेवल की यहां पे भीड़ थी। और यहां पर पूरे भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इन्होंने बदल दिया और बदल के इन्होंने एक नया ढांचा लेके आए, जहां पर इन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया। अब जब ये खुद को सुप्रीम लीडर घोषित कर रहे हैं, उसी सुप्रीम लीडर घोषित करने से पहले जैसे ही ये यहां पर आते हैं, उस टाइम पे जो वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि शाह के पपेट थे, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और कर्फ्यू लॉन्च कर दिया। लेकिन आयतुल्लाह खोमनी ने लोगों को बोला कि इस कर्फ्यू को मत मानो, आप कर्फ्यू को तोड़ो। और इनकी बात सुन के लोगों ने कर्फ्यू को तोड़ना शुरू किया। और इस टाइम पे जो पीएम और जो सरकार का मेन हथियार था आर्मी ने भी सरकार की मदद करने से इनकार कर दिया और बोला कि हम न्यूट्रल हैं, हम आप में और लोगों के बीच का ये जो एपिसोड है, ये जो फसाड है, इसके बीच में हम नहीं आएंगे। उसी टाइम पे पीएम और जो सारे ही कार्यालय हैं, इसके ऊपर लोगों ने स्टॉर्म कर दिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। एंड तब जाके एक वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके अंदर 99% ऑफ द वोट्स आयतुल्लाह खोमेनी को मिले। एंड आयतुल्लाह खोमेनी बिकेम द सुप्रीम लीडर, जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट से भी ऊपर थे। इस टाइम पे खोमेनी ने क्या किया, एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का एक ग्रुप बनाया, जो कि इनके सारे अपोनेंट्स को अब सप्रेस करेगा। और यहां पर इन्होंने ऑर्थोडॉक्सी को लाना शुरू किया। अब जैसे कि यहां पे क्या हो गया, रिलीजियस लॉज को इंप्लीमेंट किया गया, वुमेन के ड्रेस कोड्स को बदला गया, रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई और जो मॉरल पुलिसिंग है उसकी शुरुआत की गई। तो ईरान का जो मॉडर्न लिबरल फेस था, अब वो बदल चुका था एक थियोक्रेटिक फेस के अंदर, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि महिलाओं का ड्रेस कोड ऐसा था, मॉरल पुलिसिंग हुआ करता था। और अब जो पूरे ईरानियन सोसाइटी को गवर्न करने वाला था, वो होने वाला था दी शरिया लॉ। और यहां से क्या होता है कि आयतुल्लाह खोमेनी ने 2500 साल पुरानी एक पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर दिया, बिना किसी फॉरेन इन्वेजन के, बिना किसी मैसिव आर्मी के सपोर्ट के। ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने पूरे देश को ही बदल दिया। बट अब सवाल ये है और सबसे बड़ा डिबेट ये है कि क्या ये रेवोल्यूशन आजादी लाया या इसने एक नया बंधन में लोगों को जोड़ दिया या एक नया बंधन में लोगों को बांध दिया। क्या शाह से निकलकर लोग और ज्यादा कंट्रोल में आ गए, क्योंकि पहले उनके पास लिबर्टी थी और अब उनके पास कंट्रोल है। आज भी दुनिया ईरान को उसी 1979 के जो नजरिया है उसी से देखती है। अब आपको क्या लगता है कि क्या आयतुल्लाह खोमेनी ये एक सेवियर थे या खुद ही एक अथॉरिटेरियन फिगर थे? आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड फॉर लर्निंग समथिंग न्यू।